वंदे मातरम व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में मैं फाउंडेशन कोर्स के कंपलसरी पेपर पर्यावरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हिंदी, इंग्लिश और योग एवं ध्यान पर 50-50 प्रश्नों के सेट पर वीडियो बना चुका हूं। यह पर्यावरण से संबंधित है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। साथ ही इसमें मैं आपको जो संबंधित प्रश्नों से संबंधित कुछ पर्यावरणीय एनवायरमेंट से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी साथ साथ क्लियर करूंगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए संप्रेषक, उपभोक्ता, उत्पादक, परावर्तक। तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक, क्योंकि ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? पूरी दुनिया में जो जाना जाता है डीडीटी, फ्लेट, बीएचसी, बेगोन। सबसे प्रसिद्ध और सबसे खतरनाक है डीडीटी। ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये जितने भी जीव जंतु हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको तेजी से संपर्क आने पर मार देता है। इससे क्या है कि जो पूरी खाद्य चेन है, खाद्य श्रृंखला है, जिसे फूड चेन के नाम से जानते हैं, और जो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसका बीच में से क्षरण होता है। ठीक है। डाइक्लोराइड, डाइल फिनाइल ट्राइथ्राइन इसका नाम है डीडीटी। उच्चारण में त्रुटि हो सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे हम इसमें जानेंगे अगली स्लाइड में कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैं क्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? किससे होता है मरुस्थलीकरण? वनों को उखाड़ने से यानी डिफॉरेस्टिंग से, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोशन से, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन से, या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो जितने भी मरुस्थलीकरण होता है भूमि का, वो वर्षा ना होने या कम होने से, साथ ही उच्च तापमान के कारण क्या हो जाता है? मरुस्थलीकरण हो जाता है, डेजर्ट बन जाते हैं। ये थोड़ा मैं अपन यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़े इकोसिस्टम को। देखिए, पूरे जो पृथ्वी जो है एक इंसानों के या जीवधारियों के रहने के लिए अभी तक ज्ञात जितने भी प्लेनेट है, जितने ग्रह हैं, उनमें पृथ्वी पर जीवन संभव माना जाता है। जीवन जी रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य से क्या होता है? सनलाइट मिलती है। इस प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी पर जितने भी जो पौधे या घास या वनस्पति है वो अपना भोजन बनाते हैं। सब जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सब भोजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस में सूर्य की भूमिका होती है, पानी की भूमिका होती है, मिट्टी से ऐसा विभिन्न खनिज पदार्थ, इन सब के मिलने से क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। तो ये पौधा जो बनते हैं या पौधे बनते हैं, घास बनती है, क्या कहलाते हैं इकोसिस्टम में? ये उत्पादक कहलाते हैं, यानी प्रोड्यूसर होते हैं ये। ठीक है। इनकी क्या भूमिका है? इनकी भूमिका हम अगली स्लाइड में देखेंगे। देखिए, ये एक प्रकार के चित्र में आप देख रहे हैं, घास है और यहाँ पर फूल है। तो ये जो घास और फूल
इन्होंने एनर्जी किससे प्राप्त की, इन्होंने अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त की, या इन्होंने भोजन किससे बनाया, इन्होंने सूर्य के प्रकाश से विभिन्न परिस्थितियों के साथ भोजन बनाया। तो मुख्य भूमिका किसकी रही, सूर्य की। अगर सूर्य की किरणें नहीं हो तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ये जो जिन्होंने अपना भोजन सूर्य से प्राप्त किया, सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये क्या कहलाए, जो घास और ये आप फूल देख रहे हैं, ये कहलाए प्रोड्यूसर, उत्पादक। अभी हमने पिछली स्लाइड में जाना कि प्रोड्यूसर है। अब देखिए क्या ये जो फूल है, फूलों से रस लेने के लिए इनका भोजन कौन ले रहा है, ये मधुमक्खी। मधुमक्खी इस पर आई अपना भोजन लेने के लिए, तो ये क्या हो गई, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। अब लेकिन यहाँ से मेढक आया और मेढक किसको चट कर गया, मेढक ने किसको खाने की कोशिश की, इस कीट को खाने की कोशिश की, इंसेक्ट्स को खाने की कोशिश की, मधुमक्खी को खाने की कोशिश की। तो ये मेढक क्या हो गया, यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, है ना। और फिर बाज आया तो मेढक को खा गया, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हुआ। ये जो मांसाहारी होते हैं वो सर्वोच्च या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। तो ये प्रकार का पूरा इकोसिस्टम रहता है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक में तो जितनी भी वनस्पति हैं प्राथमिक स्तर पर वो सभी आ जाएगी, यानी प्राथमिक उत्पादक ये घास और पेड़ पौधे हुए। और यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता की बात हो रही, प्राथमिक उपभोक्ता में सभी शाकाहारी जीव आ जाएंगे, है ना। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जैसे घास उत्पादक हुई, तो घास को बकरी ने खाया, तो बकरी क्या हो गई, बकरी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, या हिरण हो गई प्राथमिक उपभोक्ता। अब बकरी को आके या खरगोश, बकरी को कौन खा गया, बकरी को उदाहरण के लिए लेपर्ड खा गया, तो लेपर्ड क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए द्वितीयक में मांसा सर्वाहारी आ जाते हैं, तो इसे हम एक अन्य उदाहरण से समझते हैं क्लियर। जैसे घास हुई या वनस्पति हुई, तो घास हो गई उत्पादक और उसको खरगोश ने खाया, तो वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। अब खरगोश को किसने खा लिया, खरगोश को खा लिया मान लीजिए कुत्ते ने खा लिया, ठीक है, कुत्ते ने खा लिया तो कुत्ता द्वितीयक हो गया, क्योंकि कुत्ता घास भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और ये मांस भी खा लेता है। और कुत्ते को शेर ने खा लिया, तो शेर मांसाहारी है, तो तृतीयक और अंतिम उपभोक्ता हो गया। इस प्रकार फूड चेन चलती है, ये पारिस्थितिक तंत्र, ये चक्री होती है, इसमें एक चीज नहीं है। इसके बाद मान लो जो शेर ने या जो अंतिम तृतीयक उपभोक्ता है, जैसे ये बाज है, अभी बाज भी मरेगा, बाज की भी एक उम्र होगी, जब बाज मर जाएगा किसी कारण से नीचे गिरेगा वो, तो कुछ उसको अपघटक जो बोलते हैं, जैसे कीड़े, आप सोचते ना कीड़े, मांस खाने वाले कुछ कीड़े हुए, या इस प्रकार के अपघटक जिनको वो पूरी तरह से अस्तित्व में मिला देता है, तो इनकी अपघटकों की भी बहुत भूमिका रहती है इसमें पारिस्थितिक तंत्र में, और इस प्रकार इकोसिस्टम कंप्लीट रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं वापस। कुत्ता किस वर्ग में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादक। तो अभी चर्चा की थी, जो सर्वाहारी होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, मनुष्य भी द्वितीयक उपभोक्ता है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, अभी इसका उत्पादक, द्वितीयक, तृतीयक, ये इसी का अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर आपको पता है, द्वितीयक उपभोक्ता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, तो शेर किस वर्ग में, सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। सर्वाहारी तो होता नहीं क्योंकि शेर घास खाता नहीं है, उत्पादक होता है घास या पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधा भी नहीं है। द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं, है ना, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, तो ये भी नहीं है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हुआ शेर। फिर प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, केंचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग, बाज, किसे कहा जाता है, गिद्ध को, है ना। गिद्ध प्रकृति का सफाई कर्मी है। आप पहले बहुत गिद्ध दिखते थे, आजकल इनकी ये विलुप्त यानी संकटग्रस्त प्रजाति हो गई है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है और कहाँ चलाई जा रही है, कमेंट करिएगा।
चलिए, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? शैवाल, कवक, प्लांटक, मेढक। तो शैवाल अपघटक जीवों का उदाहरण है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में आएंगे? अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक। तो ये अपघटक कहलाएंगे जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव भार यानी बायोमास में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या समस्त जीव। तो जो जैव भार या बायोमास है, बायोमास में ये सभी सम्मिलित होते हैं। बायोमास क्या है? इसको जैव भार बोलते हैं और इसमें संख्या नहीं ली जाती। मतलब पृथ्वी पर या पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो पेड़ हो, सभी का क्या एक भार लिया जाता है, यानी वेट लिया जाता है, उसको बायोमास कहते हैं। यानी संख्या नहीं रहती, इसमें याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो, समस्त जीव तो आ ही गए, इसमें अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन या विकल्प हैं, चंद्रमा, ग्रीन हाउस गैस है, सूर्य, भूताप। तो सही उत्तर है सूर्य। सूर्य क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पहले आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का होता है, क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र में? ऊर्जा का रूपांतरण, स्थिरीकरण, निर्माण या विनाश। देखिए, याद रखिए, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना उसे मिटाया जा सकता है। ठीक है, आप गूगल करके देख लीजिए एनर्जी के बारे में। एनर्जी की सबसे बड़ी विशेषता होती है, भारतीय शास्त्रों में कहा गया ना, आत्मा क्या होती है? आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तो वो एक प्रकार से जब आप पुराणों से निकल के और साइंटिफिकली सोचेंगे तो वो आत्मा को एक प्रकार से एनर्जी मानिए आप। तो कहते हैं ना, वस्त्र बदलती है, शरीर बदलती है आत्मा, तो वो एक एनर्जी होती है। तो एनर्जी का क्या होता है? केवल रूपांतरण हो सकता है, याद रखिए। एनर्जी स्टोर भी नहीं होती। आप पता लगाइए, इलेक्ट्रिसिटी जितनी उत्पादित होती है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। डेली उत्पादित होती है बिजली, है ना, और डेली खर्च होती है। केवल कुछ समय के लिए हम ट्रांसफार्मर इत्यादि में हम जमा करके जरूर रख सकते हैं या कुछ समय तक रखा जा सकता है, परंतु उसे ऐसे अनाज की तरह भर के नहीं रख सकते। तो इसका सही विकल्प होगा क्या? रूपांतरण। तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है ना। जैसे सूर्य से एनर्जी ली, तो सूर्य की जो सौर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो पत्तों ने ली, पेड़ पौधों ने ली और अपने लिए भोजन बनाया। तो वो जो सौर एनर्जी है वो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में बदल गया, जैविक। तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। तो क्या ऊर्जा का केवल परिवर्तन होता है। अब उस पेड़ को बकरी खा गई तो उसका ट्रांसफॉर्म हो गया, बकरी के लिए भोजन हो गया वो, है ना। बकरी को कोई और खा गया तो उसका ऊर्जा। तो इस प्रकार क्या है कि ऊर्जा में क्या है, ये ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? यानी ऊर्जा का नष्ट तो होता है। कहने का आशय है कि सारी ऊर्जा तो जो पेड़ बना सौर ऊर्जा से, तो पेड़ को खरगोश ने खाया तो पूरा तो ऊर्जा नहीं ले पाया ना वो, उसका ह्रास होता है हमेशा। ठीक है, तो रूपांतरण, स्थिरीकरण, निर्माण, विनाश ऑप्शंस वही हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसी से क्या है, एनर्जी लॉस होती है, ह्रास होता है इसका, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलते हैं? अब इससे पहले मैंने चर्चा की थी, यांत्रिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। सही विकल्प आपको पता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? चतुर्दिशात्मक, एकदशात्मक, त्रिदिशात्मक या द्विदिशात्मक? कैसा होता है? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? कैसा होता है? एक दिशात्मक, चक्रीय, लंबवत या क्षैतिज? देखिए, पिछले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय होता है, साइकिल रूप में होता है।
ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम, पहले तो परंपरागत और गैर परंपरागत आप लोग पहले पढ़े हैं। परंपरागत स्रोतों में आता है कोयला, मतलब जो ऐसे स्रोत जो खत्म हो जाएंगे, कोयला भंडार एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, है ना। नाभ की ऊर्जा यानी रिएक्टर जो होते हैं उसमें जब तक आप यूरेनियम या ऐसे पदार्थ डालेंगे तब तक होगा। यूरेनियम से यूरेनियम का विखंडन होता है तो विखंडन से अब क्या यूरेनियम खत्म हो जाएगा, या हमारे पास यूरेनियम नहीं है तो भारत नहीं कर पा रहा है नाभ की रिएक्टर स्थापित, हमें बहुत जरूरत है इस चीज की। तो इसका विकल्प क्या बचा? सौर विकिरण। देखिए अब यहाँ सौर ऊर्जा नहीं लिखा है, सौर विकिरण लिखा है ना, तो ऐसे भी विकल्प दिए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक सूर्य की एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम वर्तमान में नवीनीकृत और सरकार के भी प्रयास है कि वे गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ जाएं। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह आप देख रहे हैं, सोलर पंप वगैरह जो किसानों को दिए जाते हैं उस पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार काफी इनिशिएट ले रही है इस मामले में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य स्तर, अवशोषण स्तर, उत्पादन स्तर, पोषण स्तर। सही विकल्प है पोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की प्रत्येक जो कड़ी होती है वो पोषण स्तर कहलाती है। नाभिकीय दुर्घटना का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? टेहरी बांध परियोजना, भोपाल गैस कांड, चेरनोबिल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब भोपाल गैस कांड नहीं है, चेरनोबिल दुर्घटना। ये नाभिकीय रिएक्टर जो का ये घटना संबंधित है। अभी आपने पिछले दिनों सुना भी होगा, रूस ने यूक्रेन के नाभिकीय रिएक्टरों पर कब्जा कर लिया। तो ये बहुत संवेदनशील होता है और थोड़े से यूरेनियम में बहुत एनर्जी होती है। नाभिकीय रिएक्टर नुकसानदायक भी होता है। हालांकि देखिए पक्ष विपक्ष दोनों चीजें हैं, है ना, उस पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। नाभिकीय रिएक्टर की जो एनर्जी है वो हमें आवश्यकता भी है, हम बहुत बड़े देश हैं, हमें आगे विकास करना है तो उसकी जरूरत है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक भी है। आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? ओजोन परत की क्षति, वैश्विक ताप, सल्फर डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस प्रभाव। अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन का प्रमुख कारण है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान 10, 12, 4, 7। देखिए 7 तो वो होता है बिंदु, जो शुद्ध जल होता है वो 7 होता है। 7 के नीचे अम्लीय हो जाता है और 7 के ऊपर क्या हो जाता है? बेस हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो 7 से ऊपर 10 और 12 तो ये विकल्प होगा नहीं, 7 होगा नहीं, तो 7 से कम एसिड है, तो सही विकल्प क्या हुआ? 4। तो जो एसिड रेन होती है उसका पीएच मान 4 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ऊर्जा के स्रोत, जल प्रदूषण या सभी? तो भूमंडलीय जो ताप बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का इनमें से प्रमुख कारण क्या है? CO2 गैस, CFC गैस, CH गैस या कोई नहीं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग। ये तो आप निबंध भी लिखते पढ़ते होंगे, है ना। ग्लोबल वार्मिंग से विश्व का तापमान, विश्व क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर, सामान्य सी बात है जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी तो जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आगे चलते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखिए, नागपुर में, भोपाल में, देहरादून में या रांची में। देखिए नागपुर में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, यानी इंजीनियरिंग से संबंधित है, नागपुर में स्थित। देहरादून में भारतीय वन शोध संस्थान है ना, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इनमें से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जलवायु पर पड़ना चाहिए प्रभाव, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो
तापमान बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगी। अभी देखिए गर्मियां कितनी तेजी से आ रही हैं, तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जलवायु बदल रही है कई देशों की। ध्रुवीय बर्फ पर बिल्कुल पड़ेगा, अगर गर्म होगी तो ध्रुवों पे, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी। मृदा संरचना पर या तापमान की वृद्धि तो होगी, तो इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए, मृदा संरचना। मृदा संरचना पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसी संरचना है वैसी रहेगी। चिपको आंदोलन से जुड़े इनमें से प्रमुख व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न बनता है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। कहाँ से संबंधित है ये भी क्वेश्चन आता है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, अर्नेस्ट हैकेल, ए जी तांसले, ए फिटिंग या गिल्बर्ट। तो सही उत्तर है ए जी तांसले जो हैं उन्होंने इकोसिस्टम शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न, कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का इनमें से सही उदाहरण क्या है। वन फॉरेस्ट तो प्राकृतिक नहीं है और कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। तालाब भी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। मरुस्थल, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, फलोद्यान, यानी जो बगीचा होता है फलों का, वो कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उत्तम उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। अभी आपको बताया था ना, है ना, जैसे वो मधुमक्खी थी तो प्राथमिक उपभोक्ता थी, खरगोश है तो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो जितने भी शाकाहारी जीव है वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है, जैविक ऊर्जा में, जीवाश्म ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पौधे बदलते हैं। अपर्दन चक्र की तुलनाएं इन निम्न में से किस भूविज्ञानी ने प्रस्तुत की थी, फिटिंग, तांसले, डेविस, गिल्बर्ट। तो डेविस ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नदियों का प्रमुख कार्य क्या है, जल विद्युत का उत्पादन करना, हाँ बिल्कुल। नहरों के निर्माण में, बिल्कुल, अगर नदियां नहीं होंगी तो नहरें बनाने का कोई मतलब नहीं है। अपर्दन, सभी नहीं होना चाहिए। अपर्दन करती हैं नदियां, बिल्कुल करती हैं। मृदा अपर्दन, कटाव, अपर्दन यानी कटाव करना, हटाना, तो इसका उत्तर होगा सभी, अपर्दन भी करती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, जमुनोत्री, गंगोत्री, अमरकंटक, गंगा सागर। तो ये इसका उत्तर है गंगा नदी, गंगोत्री। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री, जमुनोत्री, अमरकंटक या हिमालय। ऑड वन ओड भी आप छांट सकते हैं, है ना, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, भारत के घास स्थल कैसे हैं, उत्तरी पर्वतीय एवं पहाड़ी घास स्थल, रेतीली मिट्टी के चारागाह क्षेत्र, दक्षिणी घास स्थल या सभी। सही उत्तर है सभी। भारत के घास स्थल ये सभी प्रकार के हैं। और हमारा भारत तो जैव विविधता से भरा हुआ है, यहाँ पर बारिश, बर्फ और तेज धूप होती है, यहाँ थार जैसा रेगिस्तान है, तो सुदूर हिमालय में ग्लेशियर भी मिलेंगे आपको, और आप नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको मैदान, मध्य में गंगा यमुना का मैदान भी है, और दक्षिण में देखेंगे हम तो हमें झीलें और समुद्र भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए तो भारत को क्या कहते हैं, छोटा एक प्रकार से महाद्वीप कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, आप भी इसे याद रखिए। 5 अक्टूबर, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 नवंबर या 16 सितंबर, याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण चेतना वर्ष के रूप में मनाया गया, किस वर्ष मनाया, 2001, 1994, 1980 और 1973 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 वाला जो वर्ष था वो पर्यावरण चेतना वर्ष के रूप में मनाया गया, और उसी के प्रयासों से अभी आप इतना सब देख रहे हैं। वैश्विक स्तर पर संस्था है, अपना कार्य करती रहती है। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर MS रंधावा ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है, 2, 5, 4, 7, 5 प्रदेशों में बांटा है या 5 क्षेत्रों में बांटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से लाभदायक कीट कौन सा है, मधुमक्खी,
कीट लाभदायक है, बिल्कुल उससे शहद मिलता है। रेशम कीट, बिल्कुल उससे रेशम मिलता है। लाख जो कीट होता है उससे लाख मिलती है। तो ये सभी कैसे हैं? लाभदायक इंसेक्ट हैं। वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पूना में, दिल्ली में, लखनऊ में, देहरादून में? मैंने अभी बताया था आपको, देहरादून में है वन शोध संस्थान। भोपाल में क्या स्थित है? अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना आप। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा, वायु, जल या वनस्पति? तो सही उत्तर है वनस्पति। इसका जो एनवायरमेंट और जो इकोसिस्टम है, इसका जैव घटक वनस्पति है। अगला प्रश्न है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है ना? जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, विभिन्न जीव, चाहे हम हो यानी मनुष्य हो, ये पालतू जानवर हो, वाइल्ड लाइफ के जानवर हो, जंगली जानवर हो, इंसेक्ट्स हो, ये घास, पेड़ पौधे, सभी ये पर्यावरण से क्या संबंध है? इन संबंधों को जो अध्ययन करता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1986, 1984, 1972 या 1980? सही उत्तर है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। एप्पिको आंदोलन चलाया गया, याद रखिए। चिपको आंदोलन में तो उसके जो नेतृत्व करता थे वे सुंदरलाल बहुगुणा थे, याद रखिए। चिपको आंदोलन के बाद एप्पिको आंदोलन आया और इसका नेतृत्व किया पांडुरंग हेगड़े जी ने। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो अभी अभी गया है, अब आपको पता होगा, है ना? 5 अक्टूबर, 5 जून, याद रखिएगा। 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? सामान्य ज्ञान का सामान्य प्रश्न है, याद रखिएगा। किस राज्य में साइलेंट वैली? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या केरला? तो केरल में है ये साइलेंट वैली। अगला प्रश्न है, परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये भी एक सामान्य प्रश्न है। त्वचा का, टाइफाइड, एड्स या मलेरिया? तो त्वचा का कैंसर होता है। और परावैंगनी जो किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? क्योंकि बहुत तेज होती है, अभी आप देखिए कितनी गर्मी होती है। और जो ओजोन परत एक होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और इसी के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह भी प्रश्न बनता है कि ओजोन जो है वो किस मंडल में स्थित है? अभी मंडल क्या है आगे कभी प्रश्न पर आता तो बताता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? ये आ गया प्रश्न। 4, 5, 3 या 7? तो वायुमंडल पर कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं, ठीक है। सबसे नीचे क्षुभ मंडल होती है और उसके ऊपर होती है, क्षुभ मंडल के ऊपर क्या होता है? समताप मंडल, है ना। तो अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लागू अधिनियम कौन सा है? ये आपके विकल्प है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951, 1956, 1972 या 86। तो 86 तो नहीं है क्योंकि 86 क्या है? पर्यावरण है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है और इसी अधिनियम के तहत भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट जिसने बोलते हैं ना, टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, इसी अधिनियम के तहत बने हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि ये वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है, समय दिया गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी और भी इस प्रकार के सैंपल सेट और विभिन्न पाठ्यक्रम पर आधारित विभिन्न इकाइयों के मॉड्यूल प्रस्तुत किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।